Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. I am a physics educator for NEET UG और आज आपकी दी अनअकैडमी की टी शर्ट डाल के आई है। तो जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनका लेट्स क्रैक इट मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाए। एक लेट्स क्रैक इट तो बनता ही बनता है। बाकी अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है तो मैं इस सेशन के बारे में बता दूं। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट है ना कि यार बहुत सारे सोर्सेज हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस काश कोई हमें ये बता दे कि अभी कितना सॉल्व करना हमें चाहिए होगा, ताकि हम ये बोल सकें दैट वी हैव सॉल्व्ड इनफ। तो मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, बस ये जो मेरी नई सीरीज है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो रन हो रही है, जिसके अंदर मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ्स लेके आती हूँ क्वेश्चंस के, जिनको मैंने बोल दिया ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन पीडीएफ्स। तो बस इनके क्वेश्चंस लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो और इसके अलावा मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर ही तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगी, चाहे वो यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या फिर वो फुल मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो अगर कोई बच्चा नया है, और अगर मुझे फॉलो करने ही वाले हो फिजिक्स के लिए, नीट 2023 के लिए, तो डेफिनेटली फिर तो यार टेलीग्राम ज्वाइन करना भी बनता है, बिकॉज दैट इज द प्लेटफॉर्म जिसकी हेल्प से मैं अपने बच्चों से कम्युनिकेट करती हूँ। तो अगर आप वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो मैं जो क्लासेस के नोटिफिकेशंस दूंगी, मैं जो पीडीएफ्स दूंगी, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर मानो मैं आज के सेशन की बात करूं, तो आज के सेशन में हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर टॉप 31 क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में ही मिसाल हैं, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। हर क्वेश्चन यूनिक है, हर क्वेश्चन मजेदार है। बस आज की क्लास में दो टॉपिक्स नहीं है रोटेशनल मैकेनिक्स के, एक तो रोटेशनल एनर्जी, दूसरा रोलिंग मोशन। ये दो वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर सैटरडे को मैं एक अलग से ब्रेन ग्रिलर सेशन को अपलोड करूंगी, ठीक है। मतलब उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आज की क्लास में 31 टॉप क्वेश्चंस प्रेजेंट है। ऑल्सो जो बच्चा अभी मुझे पहली बार देख रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ओके। अभी ये जो ब्रेन ग्रिलर सेशन है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन पीडीएफ है, ये बेसिकली क्वेश्चन डीपीपी है, जिनको कुछ बच्चे टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड है, जिसका नाम है अल्फा क्रैश कोर्स। तो मतलब अगर मानो तुम्हारा एम ये है कि तुम 30 डेज में फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो, और उसके साथ में 11 मेरे स्पेशल फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट चाहते हो जो पीवाईक्यू के रेप्लिका है, तो एक ऐसा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको एनरोल करना है। इसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया ताज़ा ताज़ा क्रैश कोर्स है। दोनों क्लासेस जो मिस हुई है उनकी रिकॉर्डिंग आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगी, और कल मैं तुम्हें दोबारा से एक नए चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, एक नए चैप्टर को कवर करने के लिए मिलूंगी सुबह 9 बजे। तो अगर कोई बच्चा अभी तक इसमें नहीं एनरोल हुआ है और अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर फिजिक्स में को 30 दिन में निपटाना चाहते हो, सच दैट कि तुम उतनी एफिशिएंसी से फिजिक्स को निपटाओ जो तुम्हारे खुद से पॉसिबल नहीं है। अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो तो, यहाँ से पढ़ रहे हो तो, वहां से पढ़ रहे हो तो, सिर्फ इस क्रैश कोर्स में एनरोल करना है। उसके अलावा तुम्हें फिजिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू गाइड यू इन एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी, अल्फा क्रैश कोर्स से के ड्यूरिंग भी और अल्फा क्रैश कोर्स के बाद भी। ऑल दैट यू हैव टू डू इज चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तुम्हें बाय लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ 1500 में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग सुबह के 9 बजे, ग्रेविटेशन के ऊपर क्लास हमारी होगी। तो अल्फा क्रैश कोर्स में यही चल रहा है कि सुबह 9 से 11 क्लास होती है एक चैप्टर के ऊपर। ऑल पॉसिबल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। और फिर बाद में मैं 12 बजे अपने अल्फा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है उन बच्चों के लिए जो अल्फा क्रैश कोर्स का पार्ट है, उसका लिंक आपको कल मैं क्लास में ही प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उस पे ये ब्रेन ग्रिलर के क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं। जैसे कि आज रोटेशनल मैकेनिक्स हुआ, तो आज रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर ब्रेन ग्रिलर पीडीएफ अपलोड हो गया। और फिर बाद में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं उसी ब्रेन ग्रिलर के पीडीएफ के एनालिसिस दे देती हूँ, क्योंकि मतलब क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है ना, तो क्वेश्चन सबके लिए मुफ्त है। तुम इन ब्रेन ग्रिलर सेशंस के हेल्प से किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, किसी भी चैप्टर के ऊपर टॉप क्वेश्चंस अगर चाहते हो, देन दीज आर दी सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो जितने भी मेरे अल्फा क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये देख लो भाई, ये हमारी आंसर की है। अगर किसी बच्चे ने टेस्ट की फॉर्मेट में इस पीडीएफ को अगर सॉल्व किया हो, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, जिनमें से नन ऑफ द अबव आंसर है, इसलिए इनके आगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प्स देख लेना जो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर स्पेसिफिक एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि एनालिसिस उन्हीं की अटेंड करना ना जो क्वेश्चन गलत गए हैं, तो वो टाइम स्टैम्प ढूंढ लो और उनके एनालिसिस देख लो। बाकी मैं
शुरू करती हूँ अभी एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का। दीज आर दी टॉप 31 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ना बच्चों मेरे पास एक डिस्क है जिसका मास 2 केजी है, रेडियस 0.2 मीटर है और घूम रही है 30 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्क अगर ऐसे घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² 2। मास गिवन है, रेडियस गिवन है, mr² 2 की वैल्यू से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकाल लिया। अब ये जो डिस्क है 30 रेडियन पर सेकंड से अगर घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी। तो अब क्या होता है ना, ये डिस्क आराम से घूम रही थी, अब एक 0.25 केजी का मास आता है और इसके पेरिफेरी के ऊपर आके चिपक जाता है। तो फिर पूछा हुआ है कि बताओ नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा नई एंगुलर वेलोसिटी क्यों होगी, क्योंकि देखो मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर डिस्क और पार्टिकल दोनों के दोनों है। तो अभी बिकॉज मेरे सिस्टम के अंदर दोनों ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जो फोर्स डिस्क पार्टिकल के ऊपर लगाएगा और जो फोर्स पार्टिकल फिर डिस्क के ऊपर लगाएगा, ये इंटरनल फोर्सेज हो गए। इंटरनल फोर्सेज की वजह से कभी भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता। मतलब अगर मैं एक ऐसे सिस्टम की बात करूं जिसके अंदर डिस्क और पार्टिकल दोनों एक पार्ट है, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। जैसे कि इनिशियली सिर्फ डिस्क घूम रहा था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इतना, इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया इतना। फाइनल केस में जब एक 0.25 केजी का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0.2 मीटर के ऊपर आके चिपकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr², वो मैंने निकाल लिया, 10⁻⁻² आ गया। तो तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि फाइनल केस में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और 0.25 केजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों नई एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम करके मैंने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, मैंने न्यू एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। तो मतलब तुम्हें समझ आया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था बिकॉज 4 × 10⁻⁻² का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था। बाद में जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज बिकॉज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विच गिव्स मी दिस। तो फाइनल केस में इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो नई एंगुलर वेलोसिटी मैंने निकाल ली। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मैंने तुम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चंस कराए थे जब मैंने वर्क एनर्जी पावर के ऊपर ब्रेन ग्रिलर सेशन का एनालिसिस दिया था। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक बैग है कैपिटल एम मास का, एक बुलेट है स्मॉल एम मास की, ठीक है। तो ये जो बैग हैंग कर रहा है ये रेस्ट के ऊपर है, एक बुलेट आती है यू की वेलोसिटी से इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये हैंगिंग मास भी है और बुलेट भी है, ये एच की हाइट से राइज करते हैं। तो अभी हमसे यही पूछा हुआ है कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो तुम देखो ना, बेसिकली यहाँ पर कोलिजन हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि सबसे पहले ये जो बुलेट है इसके अंदर एम्बेड हो जाएगी। तो अगर मानो मैं एक ऐसे सिस्टम की बात करूँ जिसके अंदर कैपिटल एम भी है और स्मॉल एम भी है, तो यहाँ पर मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकती हूँ क्योंकि कोलिजन के दौरान मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितना आया, इनिशियल मोमेंटम आ गया एम यू प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि इसका मोमेंटम एम यू है, इसका कोई इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम मेरे पास एम यू आया। अब ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, तो फाइनल सिस्टम का मास बना कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जो अभी वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम को फाइनल लीनियर मोमेंटम से अगर मैं इक्वलाइज कर दूं ना, तो मेरे पास यू की वेलोसिटी आ जाती है। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। लेकिन अभी ऑप्शंस में कहीं पे भी स्मॉल वी नहीं है, ऑप्शन में कहीं पे भी ये नहीं है कि एक बार जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। उन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि ये दोनों ऐसे कॉमन वेलोसिटी को एक्वायर करेंगे कि ये दोनों मिलके एच के हाइट तक राइज कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी वेलोसिटी वी है, अगर उस वेलोसिटी की वजह से, अगर उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से अगर वो राइज कर पाते हैं एच की हाइट तक, तो ऑब्वियस सी बात है वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू √2gh। वही चीज मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, तो वी की वैल्यू आ गई मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, दो स्फीयर्स हैं, स्फीयर ए स्फीयर बी, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसके रेडियस की वैल्यू 2a है, इसके रेडियस की वैल्यू a है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो अभी हमसे ये पूछा हुआ है कि पहले वाले स्फीयर से कितने डिस्टेंस के ऊपर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। तो पहले वाले स्फीयर के कौन से पॉइंट से, उसके सेंटर से,
ठीक है? तो हमसे ये पूछा हुआ है कि पहले वाले स्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास है पूरे के पूरे सिस्टम का लोकेटेड है। तो अब जो बच्चे मुझसे रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़े हैं तो तुम्हें अच्छे से पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, क्या कर रहे हो? क्रैश कोर्स जॉइन कर लो। हाँ, मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी और इसी तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी ताकि मैक्सिमम स्कोर तुम लोग फिज़िक्स के अंदर गेन कर सको। तो कंसेप्ट बस इतना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना मोमेंट ऑफ मासेस बैलेंस्ड होते हैं। तो मानो अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं या फिर मानो मैं इसी लाइन की बात करूं, तो ये वो लाइन है जो एक ऐसे पॉइंट को कट करते हुए जा रही है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो मोमेंट ऑफ मास कितना होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो देखो इसका मास यहाँ पर m है 2a के डिस्टेंस के ऊपर, और इसका मास 2m है a के डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ मास 2ma आ गया, यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ मास 2ma आ गया। इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो आई कैन से कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ द फर्स्ट स्फीयर से 2a के डिस्टेंस के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूट सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ की वैल्यू एल है, मास की वैल्यू एम है, दो स्ट्रिंग से मैंने इस तरीके से टाई किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि अगर मानो मैं एक स्ट्रिंग को कट कर दूं तो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन डेवलप होगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमें ये अज्यूम करना है कि जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो बिल्कुल इसके एंड के ऊपर है, वरना मैं हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ भी जाता अगर मानो ये वाला डिस्टेंस गिवन होता, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे, लेकिन वो नहीं गिवन है ना। मतलब मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगी कि मेरा ये जो रॉड है, यहाँ से जो दूसरी वाली स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसमें टेंशन निकालना है, वो उसके वन ऑफ द एंड्स के पास ही है। तो अभी बच्चों जब मैं इस तरीके से स्ट्रिंग को कट कर देती हूँ तो तुम सोचो ना एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तुमसे ये वाली टेंशन पूछी हुई है, दैट इज ग्रेट, लेकिन तुम पहले डिफाइन करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जैसे ही मैं ये वाली स्ट्रिंग को कट कर देती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है mg का फोर्स लगेगा ना। तो अब ये मेरे पास रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैं इसके सारे मास को यहाँ पर अगर कंसंट्रेटेड है अगर ये अज्यूम करूँ, तो यहाँ पर वेट आ जाता है इसका mg, है ना। अगर ये रॉड घूमेगा तो यही वाले पॉइंट के अबाउट घूमेगा। तो फोर्स लग गया mg, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर? l/2 के डिस्टेंस के ऊपर। मतलब टॉर्क कितना क्रिएट हुआ? mg l/2। तो टॉर्क क्रिएट हुआ mg l/2, जिसकी वजह से ये जो रॉड है अब इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अभी यहाँ पर जो टॉर्क लगा है mg l/2, उसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मानो मेरे पास एक रॉड है, जब वो सेंटर से घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, वो मेरे पास ये वाला पॉइंट है। तो अगर मानो इस पॉइंट के अबाउट रॉड घूमेगा तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास ml²/3 आएगा। तो मैंने टॉर्क को दो तरीके से लिखा, एक कॉज लिखा और एक कॉन्सिक्वेंस लिखा। कॉज ऐसे लिखा कि mg का फोर्स लग रहा है इस तरीके से l/2 के डिस्टेंस के ऊपर, और कॉन्सिक्वेंस ऐसे लिखा इसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, उसकी वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू अल्फा है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मैंने अल्फा क्यों निकाला ना, क्योंकि मैं ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि मानो अगर ये मेरे पास रॉड है m मास का, तो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने सारे के सारे मास को मानो मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान लूँ, तो मैंने रॉड को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो, अगर मुझे नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स पता लग गया, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट। मतलब अगर मुझे ये पता लग गया नीचे की डायरेक्शन में कितना नेट एक्सेलरेशन है, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द टेंशन, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg माइनस ऊपर वाला फोर्स टेंशन, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की हेल्प से, कि एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास अल्फा है ना। मतलब मानो अगर यहाँ पर अगर इस पॉइंट के लिए अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x1 के डिस्टेंस के ऊपर है, सो दिस a1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा x1। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती, मैं क्या करना चाहती हूँ ना, कि अगर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2 के डिस्टेंस के ऊपर है। समझे? तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय l/2। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। तो मास है m,
नीचे की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है 3g/4 से, मतलब नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया 3mg/4, दैट इज इट। तो नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नीचे जो फोर्स है माइनस ऊपर जो फोर्स है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, mg/4। ऑप्शन नंबर डी गिविंग मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मेरे पास एक टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसके डायमेंशंस ऐसे फिगर में गिवन है। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये दो रॉड्स का बना हुआ है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो ये एल की लेंथ का है और ये 2l की लेंथ का है। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से ही चलूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि जो इसका मास है वो m है और जो इसका मास है वो मेरे पास 2m है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आगे पढ़ भी नहीं रही, मैं बस इस डायग्राम को डिड्यूस कर रही हूँ। तो जब भी मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आता है जिसके अंदर बहुत सारी बॉडीज प्रेजेंट है, तो अगर मानो मैं उन बॉडीज को अगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ ना, तो मैं उनके सेंटर ऑफ मास को ले लूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे रॉड के सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान सकती हूँ, तो मैं बोल दूंगी कि यहाँ पर इस तरीके से एक m मास लोकेटेड है। उसी तरीके से मैं इस रॉड के पूरे मास 2m को यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई ये 2m है। सो दिस इज 2l, दिस इज 2l, यहाँ पर m लोकेटेड है, यहाँ पर 2m लोकेटेड है, सो दिस बिकम्स l, दिस बिकम्स l, है ना। अब मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोगों ने एफ के फोर्स को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाया है सच दैट अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है विदाउट शोइंग रोटेशनल मोशन। तो बताओ यहाँ पर ये पी पॉइंट की पोजीशन सी पॉइंट के अबाउट कितनी होगी। क्वेश्चन समझने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कंसेप्ट बड़ा ईजी है। इट इज अबाउट डिकोडिंग द क्वेश्चन की बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन आता है, रोटेशनल मोशन नहीं आता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है। क्योंकि कभी भी अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी है रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगी। तो बेसिकली तुमसे पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछी गई है एक ऐसे सिस्टम की जिसमें एक ये रॉड है m के मास का और ये रॉड है 2m के मास का। तो आपको ये जो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है वो ये वाले पॉइंट से निकालना है। तो इसको ओरिजिन मान लो। तो अभी मानो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो आई कैन से कि एक मेरे पास m मास यहाँ पर लोकेटेड है जिसका y कोऑर्डिनेट 2l है। एक मेरे पास m मास, एक मेरे पास 2m मास यहाँ पर लोकेटेड है जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है l, दैट इज इट। YCOM इट इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए, 4l/3। ऑप्शन नंबर ए गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानो अगर टॉर्क नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों जब मेरे पास फोर्स नहीं लगता है बॉडी के ऊपर तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो टॉर्क नहीं लगेगा तो क्या कंजर्व्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें ये क्वेश्चन इजी लगेगा बिकॉज इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पर दोबारा से एक यूनिफॉर्म रॉड है एल की लेंथ का m की मास का। ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट में है। तो अभी जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट है उसकी वैल्यू है ml²/3, हम जानते ही हैं। तो अभी यहाँ पर ये है कि मानो अभी मैं इस रॉड को अगर ऐसे छोड़ दूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इस पॉइंट से वो कॉन्टैक्ट में है तो ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस होगा ना जिस पॉइंट के अबाउट जो बॉडी है रोटेट कर रही है। तो ये रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो। टॉर्क को दो तरीके से लिखो, एक कॉज और एक कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टॉर्क है आएगा क्यों, इसकी वेट की वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2 के डिस्टेंस के ऊपर। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से अब इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट है विच इज ml²/3 वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन शो करेगा। सो टॉर्क कैन बी रिटन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए। तो आ गया मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3g/2l। ऑप्शन नंबर डी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि रिंग का मास 10 केजी है, उसका डायमीटर 0.4 है, मतलब रेडियस की वैल्यू 0.2 है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²। तो मास की वैल्यू 10 केजी, रेडियस की वैल्यू 0.2 मीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इतना आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो रिंग है ना, वो 2100 रेवोल्यूशंस शो कर रही है पर मिनट, तो एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करो क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी इस रिंग का जितना एंगुलर मोमेंटम है, इट इज गोइंग टू बी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जो मैं निकाल चुकी हूँ, मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब 2100 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन पर मिनट, मतलब 2100 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी भी पर सेकेंड में नहीं है, पर मिनट में है। तो हमें यहाँ से रेडियन पर सेकेंड तक पहुंचना है, तो पहले रेवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये आगे मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी, तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अगर इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया v की वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मुझसे ये पूछा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, और मुझे ये जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मुझे निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, बिकॉज उसी बेसिस के ऊपर हमारा पोजीशन वेक्टर डिसाइड होता है ना। तो अभी यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जब पार्टिकल अपनी हाईएस्ट हाइट के ऊपर है, तो ये वाली हाइट की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी h बताई हुई है, तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैं लिखूंगी कि एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मेरे पास आर क्रॉस बी, लेकिन मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा घुसना नहीं चाहती हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो मैं इसको बोल दूंगी इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय पी। मतलब ऊपर मोमेंटम कितना आया पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर v की वेलोसिटी है, दिस इज 45 डिग्री, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होती है v cos ऑफ थीटा, वेर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ऊपर यहाँ पर मोमेंटम कितना आया, इट इज इक्वल टू एम वी कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये मोमेंटम हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अभी ना मुझे इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन कौन निकाले यार। मैं क्या करूंगी ना, मैं इस पोजीशन वेक्टर का एक ऐसा कंपोनेंट ले लूंगी जो लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, विच इज द मैक्सिमम हाइट। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, जो लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। तो ये मेरे पास आ गया एम वी cos ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय h, एम वी एच बाय अंडर रूट 2 गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पी बाई क्यू भी है। मेरे पास बच्चों एक रिंग है जिसके रेडियस की वैल्यू r है और जिसके मास की वैल्यू 9m है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, अब मैं उसमें से ये इस तरीके से एक छोटी सी डिस्क को कट कर रही हूँ जिसकी रेडियस की वैल्यू r/3 है, एज इट इज शोन इन द फिगर। तो अब मुझसे पूछा हुआ है कि ये जो डिस्क बच जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ओ पॉइंट के अबाउट। मतलब तुम समझे, ये मेरे पास फुल डिस्क है, इसके मास की वैल्यू 9m है, इसके रेडियस की वैल्यू r है, ये है मेरे पास फुल डिस्क, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। मैंने ये वाली डिस्क इसमें से रिमूव कर दी, तो मेरे पास ये रिमेनिंग डिस्क बच जाती है। तो मुझसे ये पूछा हुआ है कि ये जो रिमेनिंग डिस्क है, अगर मैं उसको ये वाले पॉइंट के अबाउट घुमाऊं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो, दैट रिमेनिंग इज इक्वल टू फुल माइनस कट, और उसको एक पॉइंट से स्पेसिफिक कर दो कि मैं अगर मुझे ये निकालना है कि रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा। सो रिमेनिंग होता है फुल माइनस कट, so the moment of inertia of the remaining disk about point O, it is going to be equal to the moment of inertia of the full disk about point O minus the moment of inertia of the cut disk about point O। मतलब मुझे moment of inertia of the remaining disk about point O को अगर निकालना है,
तो मैं निकाल पाऊंगी या नहीं निकाल पाऊंगी, इट इज ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्या मैं ये डिफाइन कर पा रही हूँ कि फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के अबाउट कितना है और कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के अबाउट कितना है। तो पहले हम लोग मासेस वगैरह निकाल लेते हैं। तो फुल डिस्क का मास ऑलरेडी मेरे पास 9m गिवन है ना। अब मैंने यहाँ पर ये पार्टिकल को मतलब ये डिस्क को कट किया है जिसके रेडियस की वैल्यू r/3 है। तो तुम लोग यहाँ पर ये कंजर्वेशन लगा सकते हो ना कि अगर पाई आर स्क्वायर के एरिया में 9m का मास है तो पाई मल्टीप्लाइड बाय r/3 स्क्वायर के एरिया में कितना मास होगा। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, वैल्यू मेरे पास m आ जाती है। मतलब अगर ये मेरे पास 9m का मास है तो यहाँ पर कट डिस्क का मास कितना हो जाएगा m। मैंने क्या किया, सिर्फ एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से मैंने आंसर निकाला है कि पाई आर स्क्वायर में अगर 9m का मास है तो पाई आर स्क्वायर बाय 9 में कितना मास होगा, 9m/9, विच गिव्स यू व्हाट, m, है ना। So now I know the mass of the cut disk, I know the mass of the full disk। अब मुझे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं फुल डिस्क की बात करूं तो फुल डिस्क को अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट घुमा दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास ऑफ द फुल डिस्क रेडियस ऑफ द फुल डिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मास ऑफ द फुल डिस्क मेरे पास 9m है, रेडियस ऑफ द फुल डिस्क r है, तो ये वाली वैल्यू आ गई 9mr²/2। तो इसका सब्सटीट्यूशन पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, कट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। लेकिन वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालना पड़ेगा कि अगर मानो ये मेरे पास कट डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा मास ऑफ द कट डिस्क रेडियस ऑफ द कट डिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इसके पैरेलल एक्सिस में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास ऑफ द कट डिस्क और दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है जो यहाँ पर 2r/3 है उसका स्क्वायर, दैट इज इट। तो मास ऑफ द कट डिस्क मेरे पास m आ गया, रेडियस ऑफ द कट डिस्क मेरे पास r/3 आ गया। जब मैं सारी चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट डिस्क का ये वाले पॉइंट के अबाउट आ जाता है mr²/2। नाउ व्हेन आई सिंपली सॉल्व आई गेट ऑप्शन नंबर ए एज द ऑप्शन विच इज 4mr²। कट डिस्क का मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, ध्यान से सुन लो। मेरे पास एक कट डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अच्छे से पता है, इट इज इक्वल टू mr²/2, जहां पर m मास कट डिस्क का है, r रेडियस कट डिस्क का है। अब मुझसे ये थोड़ी पूछा हुआ है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मुझे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मेरे पास दो पैरेलल एक्सिस है, एक जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है, एक जो सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है, जहां पर दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 2r/3, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है प्लस द एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, है ना। यहाँ पर स्मॉल r इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द कट डिस्क, स्मॉल m इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द कट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है, सॉलिड स्फीयर है, वो अपने डायमीटर के अलोंग ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर देती हूँ ना, इस स्फीयर को मैं कूल कर देती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो अब जो उसका रेडियस है वो 1/n टाइम्स है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो बताओ नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, मैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकती हूँ। एक सॉलिड स्फीयर है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस सॉलिड स्फीयर से एसोसिएटेड एक एंगुलर मोमेंटम है। अब मैं बाहर से कुछ नहीं कर रही ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कम हो जाता है, रेडियस n के फैक्टर से ड्रॉप कर जाता है। तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर अगर रेडियस n के फैक्टर से कम हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया n² के फैक्टर से कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए, आई ओमेगा कंजर्व्ड होना चाहिए। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया n² के फैक्टर से कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को n² के फैक्टर से बढ़ना पड़ जाएगा। तो अगर मेरे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी n² ओमेगा हो जाएगी, समझे ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहा, रेडियस n के फैक्टर से कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया n² के फैक्टर से कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया n² के फैक्टर से कम हो गया, लेकिन एंगुलर मोमेंटम सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी को n² के फैक्टर से बढ़ना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
रॉड है 1.6 मीटर की लेंथ का, और मानो अगर मैं एंड के ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर मैं डोर को खोलना चाहती हूँ, तो वो फोर्स है 1 न्यूटन का। सो अ डोर 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड टू ओपन द डोर और क्लोज इट। तो अब हमसे पूछा हुआ है, बताओ कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर मैं उस फोर्स को 0.4 मीटर पे लगाना चाहती हूँ, अगर मैं डोर को क्लोज करना चाहती हूँ या फिर ओपन करना चाहती हूँ। तो देखो, तुम्हें हिंट तो ऑलरेडी मिल चुका है कि अगर तुम डोर को ओपन करना चाहते हो या फिर क्लोज करना चाहते हो, तो तुम्हें कितने टॉर्क को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो ना, तुम्हें 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट डोर रोटेट करेगा, उस पॉइंट से 1.6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से 1.6 मीटर के ऊपर अगर मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब मुझे इतना टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ रहा है अगर मैं यहाँ पर डोर को घुमाना चाहती हूँ, चाहे ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, तो इतना ही मुझे टॉर्क दोबारा से प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर मैं अब की बार एफ का फोर्स लगा रही हूँ 0.1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, है ना। सो 1.6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई 0.6। एफ की वैल्यू आ जाती है 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैं कितना कम लिखती हूँ। तुम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है, तुम लोग लिखते बहुत ज्यादा हो, है ना। इतना ज्यादा लिखने का नहीं होता, आधी चीजें प्रोपोर्शनैलिटी से हो जाती है या फिर सिंपली सिंपली रेशियो से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मेरे पास एक बॉडी थी एम मास की, वो एक्सप्लोड कर जाती है 3 पीसेस में। तो इन उनमें से जो 2 पीसेस हैं उनका मास है m/4, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली चले जाते हैं 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो जो तीसरा मास रह जाता है, तो बताओ m में से m/4 चला गया, m/4 चला गया, तो m/2 बचा ना। तो अभी जो तीसरा मास है m/2 के मास का, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मेरे पास अभी एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम 0 है, क्योंकि जो m का मास है, जो मेरी इनिशियल बॉडी है, वो रेस्ट के ऊपर है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो मानो अगर m/4 3 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर जाता है, और दूसरा m/4 4 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर जाता है, तो दोनों को अगर मैं विक्टोरिकली ऐड कर दूं, तो मैं बोल सकती हूँ कि m/4 यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से गया है। अब कोई बच्चा बोले कैसे, तो बच्चों वेक्टोरिकली ऐड करो। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, जिनमें m/4 कॉमन है, तो उसको वेक्टोरिकल एडिशन में नहीं कंसिडर करो ना। तुम वेक्टोरिकली ऐड करो 3 और 4 को, 5 आता है। सो आई कैन से यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इट इज m/4 जो कॉमन में लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर इतना एंगुलर मोमेंटम इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से इस डायरेक्शन में है, सॉरी, अगर इतना लीनियर मोमेंटम 2 पार्टिकल्स की वजह से इस डायरेक्शन में है, विच इज 5m/4, तो उतना ही लीनियर मोमेंटम m/2 की वजह से इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बताओ वो कितनी वेलोसिटी से मूव करे। तो आया ना 5m/4 इट इज इक्वल टू mv/2। तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई 5/2, विच गिव्स मी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स के इक्विलिब्रियम, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने जरूर से देखा होगा, इस तरीके का एक PYQ भी है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है L की लेंथ का, जिसका मास 1.8 kg है, और मैंने इसको रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है ऑन 2 मेजरिंग स्केल्स लोकेटेड एट इट्स 2 एंड्स। मतलब ये इसके एंड के ऊपर एक मेजरिंग स्केल है, ये इसके एंड के ऊपर दूसरी मेजरिंग स्केल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रॉड है इन दोनों मेजरिंग स्केल्स को ऐसे पुश करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड के ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन रॉड के ऊपर लग रहा है वो N1 है, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन रॉड के ऊपर लग रहा है वो N2 है। अब इसका मास 1.8 kg है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगा। मास 1.8 kg है, तो उसकी वजह से फोर्स कितना आता है mg, विच इज गोइंग टू बी 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, विच इज गोइंग टू बी 18 न्यूटन। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि भाई इस रॉड के ऊपर 3 फोर्सेज लग रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर ये गिवन है कि मैंने एक यूनिफॉर्म ब्लॉक को रखा हुआ है जिसका मास 2.7 kg है, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो मतलब लेफ्ट एंड से
यहाँ पर L/4 के डिस्टेंस के ऊपर, दिस इज L/4, L/4 के डिस्टेंस के ऊपर मैंने 2.4 केजी के एक ब्लॉक को रख दिया। मतलब अब उस 2.4 केजी के 2.7 केजी के ब्लॉक का भी वेट लग रहा है, विच इज गोइंग टू बी 27 न्यूटन। अब मेरा ये जो रॉड है, तुम देखो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऐसे रोटेट कर रहा है ना ऐसे रोटेट कर रहा है ना ऐसे रोटेट कर रहा है ना ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा रॉड है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी रेस्ट के ऊपर था, बाद में भी रेस्ट के ऊपर है। उसी तरीके से इसके ऊपर कोई नेट टॉर्क भी नहीं लग रहा होगा, तभी तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, कि ना पहले रोटेट कर रहा था ना बाद में रोटेट कर रहा है। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो टॉर्क नहीं होगा। सो ये मेरे पास एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें जो रॉड है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी शो कर रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी शो कर रहा है। तो अभी मुझसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है that what is going to be the force experienced by the measuring scale on the right end। मतलब मुझे बेसिकली ये वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अगर मैं कंसिडर करूं तो मैं रॉड के एफबीडी को बना सकती हूँ। तो ये मेरे पास रॉड को मैंने एक पॉइंट साइज्ड पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। ऊपर की डायरेक्शन में N1 और N2 लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में 27 न्यूटन भी लग रहा है और 18 न्यूटन भी लग रहा है। तो ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो मेरे पास आ गया N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 42। अब मुझसे N2 की वैल्यू पूछी हुई है, लेकिन मेरे पास तो N1 की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम से निकाल लूंगी। कि मानो अगर मेरे पास ये रॉड है, अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है। तो जब किसी भी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होता है ना बच्चों, ये याद रखना, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट टॉर्क जीरो होता है तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को घुमाने वाले टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में बॉडी को घुमाने वाले टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अब की बार क्या करती हूँ ना, मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर देती हूँ। तो जब मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर रही हूँ तो तुम देख पा रहे हो 27 का फोर्स लग रहा है L/4 के डिस्टेंस के ऊपर। फिर यहाँ पर बच्चों 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है L/2 के डिस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पर इस तरीके से N2 का फोर्स लग रहा है L के डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर N2 मल्टीप्लाइड बाय L इसको एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। उसी तरीके से 27L/4 प्लस 18L/2 उसको क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। जब मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वलाइज कर दूं तो N2 की वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 न्यूटन आ जाती है। लेकिन अभी अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन नंबर ए इज द नियरेस्ट। बाकी अगर मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना हो ना तो ये बेसिकली 63/4 आता है। सो 63/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 न्यूटन। लेकिन 16 न्यूटन ऑप्शंस में नहीं है, नियरेस्ट 18 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, तुम देख पा रहे हो, ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क था इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। आई डू नॉट बिलीव कुछ समझाने की जरूरत है। तो मैंने फोर्स लगाया ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो अभी टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा ये वाले पॉइंट के ऊपर। मतलब तुम लोग समझे, इस पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया है और इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर वहां से शुरू होगा जहां पर मेरा जहां जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल रही हूँ और उस पॉइंट तक जाएगा जहां पर मैंने फोर्स को अप्लाई किया है। तो पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R1 माइनस R2। मानते हो ना कि मानो अगर मैं ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है वो R2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। द रीजन बीइंग कि यहाँ पर मैंने फोर्स को अप्लाई किया है और इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो ये मेरे पास कितना हुआ, R2 माइनस R1 नहीं हुआ, ये मेरे पास R1 माइनस R2 हो गया। तो R1 माइनस R2 मेरे पास आ गया जी इतना। फोर्स का वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, अब मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, R क्रॉस F करके। तो R क्रॉस F कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको इसके ऊपर ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनोगे, जस्ट अ सेकेंड। देखो
कभी भी हम लोग टॉर्क निकालते हैं ना, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर भी टॉर्क निकाल रहे हैं, तो ये आ गया आर क्रॉस एफ में निकाल रही हूँ। तो तुम्हें ये इक्वेशन याद नहीं रखनी है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। मैं तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प करूंगी यहाँ पर, ताकि आगे से तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वेशन खुद से लिख पाओ। आई एम होपिंग तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे कि एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, एक के कैप होता है। तो आई क्रॉस जे निकालूं तो वो मैं मुझे के दे देता है, जे क्रॉस के करूं तो वो मुझे आई दे देता है। उसी तरीके से अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो वो मुझे जे दे देता है। इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो वो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर मानो मैं आई क्रॉस जे ना करके अगर मैं जे क्रॉस आई करती हूँ तो वो मुझे नेगेटिव आई दे देगा। अगर मैं जे क्रॉस के ना करके के क्रॉस जे करूं तो फिर बाद में वो मुझे नेगेटिव आई दे देगा। सॉरी, ये मेरे पास नेगेटिव के आ गया। और उसी तरीके से के क्रॉस आई ना करके अगर मानो मैं आई क्रॉस के करती हूँ तो वो मुझे नेगेटिव जे दे देता है ना। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, इतना याद रख लो। मतलब देखो, या तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, या तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, या तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। बताओ विच वन इज ईजियर? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ईजियर, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे तुम आई से लेके जे तक गए, के बच गया, के इज द आंसर। फिर जे से लेके के तक गए, कौन बच गया? आई बच गया, आई इज द आंसर। फिर के से लेके आई तक गए, कौन बच गया? जे बच गया, सो जे इज द आंसर। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो फिर बाद में वो उल्टा हो जाएगा कि आई क्रॉस जे ना करके अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो नेगेटिव के आ जाता है। अगर मैं जे क्रॉस के ना करके अगर के क्रॉस आई करूं तो नेगेटिव आई आ जाता है। अगर मानो मैं के क्रॉस आई ना करके आई क्रॉस के करूं तो वो मुझे नेगेटिव जे दे देता है। सिर्फ इतना याद रखो। अब अगर तुम्हें इतना याद है तो अभी देखिए, यहाँ पर आई कैन से कि क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी मुझे वेक्टर ही मिलता है। तो वेक्टर का आई का कंपोनेंट भी होगा, वेक्टर का बच्चों जे का कंपोनेंट भी होगा, वेक्टर का के का कंपोनेंट भी होगा। हम आर क्रॉस एफ कर रहे हैं ना, तो तुम पहले देखो आई हमें कब मिलता है। तो आई हमें कब मिलता है? जब हम जे से लेके के तक जाते हैं। तो आर क्रॉस एफ कर रहे हो, जे से लेके के तक चले जाओ, तो ये मेरे पास आया ए वाई एफ जेड। नेगेटिव करके उल्टा कर दो, ए जेड एफ वाई। ठीक है, ए नहीं लिखना चाहिए, मैं यहाँ पर आर लिख देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, आर से लेके एफ तक जा रहे हैं, तो हम लोगों को वाई से लेके जेड तक जाना है। सो मेरे पास आया आर वाई एफ जेड, है ना। फिर उसी तरीके से जे, बताओ जे कैप कब मिलता है? जे कैप तब मिलता है जब हम लोग के से लेके आई तक जाते हैं। मतलब हम लोग जेड से लेके एक्स तक जा रहे हैं, चले जाओ जेड से लेके एक्स तक। फिर हमें के कैप कब मिलता है? के कैप हमें तब मिलता है जब हम आई से लेके जे तक जाते हैं, मतलब एक्स से लेके वाई तक जाते हैं। चले जाओ एक्स से लेके, मैं यहाँ पर वाई तक चले गई। ये लिख लिया, माइनस कर दो और अब उल्टा कर दो। पहले आर वाई एफ जेड था, अब यहाँ पर आर जेड एफ वाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस में आर एक्स एफ जेड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आर वाई एफ एक्स हो जाएगा। आगे तो सब्सटीट्यूट करना इजी है। देखो यहाँ पर अगर मैं आर एक्स की बात करूँ, आर एक्स की वैल्यू -2 है, आर वाई की वैल्यू मेरे पास +4 है, आर जेड की वैल्यू +6 है। उसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू 4 है, एफ वाई की वैल्यू -5 है, एफ जेड की वैल्यू +3 है। सो यूज दिस लॉजिक। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट करना सीख जाओ। अगर इसको सब्सटीट्यूट करना सीख जाओगे तो माइनस करके सिर्फ इस चीज का उल्टा करना है। रुको, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, समझे? सो ऐसे कर लिया करो, आई जे के क्लॉकवाइज में चलो। आई क्रॉस जे क्या देगा? के देगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहा है। जे क्रॉस के क्या दे देगा? आई दे देगा। क्लॉकवाइज में चलना है, के क्रॉस आई क्या दे देगा? जे दे देगा। उल्टा चलोगे तो सेम चीज नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, स्फेरिकल हॉलो लेड स्फीयर है। ऑप्शन गलत नहीं है, स्फीयर है। जो अल्फा क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, तुम लोगों को लगा होगा यहाँ पर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, सॉरी मेरे पास एक स्फीयर है जिसके रेडियस की वैल्यू आर है और वो लेड का बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने यहाँ से एक पोर्शन उठा लिया,
as it is shown in the figure. So what is going to be the shift in the center of mass of the lead sphere as the result of this hollowing? मतलब ये मेरे पास एक लेड स्फीयर था m के मास का r के रेडियस का, है ना। अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से एक छोटा सा स्फीयर निकाल लिया जिसके रेडियस की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कितनी है, r/2 है। तो अब हमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि ये जो मेरे पास स्फीयर रह जाता है, स्फीयर है ये, डिस्क नहीं है, ये जो मेरे पास स्फीयर रह जाता है, बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लोकेटेड है? क्योंकि जब ये पूरा का पूरा स्फीयर था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लोकेटेड था। अब मैंने एक पोर्शन ऑफ द स्फीयर को निकाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब सिर्फ रिमेनिंग स्फीयर बचता है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो मुझसे शिफ्ट इन दी सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है, मतलब रिमेनिंग स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है तो वो बताओ ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये वाली वैल्यू पूछी हुई है। अब जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं तुम्हें अच्छे से पता है मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े आगे से तुम लोग हमेशा इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने आई बिलीव कुछ सेकंड या फिर थर्ड क्वेश्चन था हमारी आज की क्लास का, मोमेंट ऑफ मासेस हमेशा बैलेंस्ड होते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम को कंसिडर करती हूँ जिसके अंदर कट स्फीयर भी है और रिमेनिंग स्फीयर भी है, तो उन दोनों के मोमेंट ऑफ मासेस यहाँ पर बैलेंस्ड होने चाहिए। तो आई कैन से कि जितना मोमेंट ऑफ मास इस डायरेक्शन में है कट स्फीयर की वजह से, विच इज मास ऑफ द कट स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द कट स्फीयर फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय द मोमेंट ऑफ मास जो रिमेनिंग स्फीयर की वजह से यहाँ पर है, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज द वैल्यू जो मुझसे पूछी हुई है। तो अब यहाँ पर सिर्फ मास का चोंचला है और कोई चोंचला नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये जो लेड स्फीयर है, मैं अज्यूम करती हूँ कि लेड स्फीयर के मास की वैल्यू m थी, तो लेड स्फीयर के मास की वैल्यू m है, रेडियस की वैल्यू r है, मतलब मेरे पास ये वो m मास है जो पूरी की पूरी इतनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मुझे मास ऑफ द कट स्फीयर निकालना है तो मुझे बस यहाँ पर ये देखना है कि कितना मास है जो इतनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो तुम देखो ना, तुम यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम क्या हो गई, 1/8 तो गई, तो मास भी 1/8 तो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर इसका मास कैपिटल M है तो इसका मास मेरे पास कितना हो गया, कैपिटल M/8। तो अगर पूरे के पूरे स्फीयर का मास M है, कट स्फीयर का मास M/8 है, तो रिमेनिंग स्फीयर का मास यहाँ पर कितना हो गया, कैपिटल M माइनस कैपिटल M/8 विच इज 7M/8। मैंने यहाँ पर डेंसिटी का इस्तेमाल किया क्योंकि डिस्क नहीं है, स्फीयर है। यहाँ पर जो मास है पूरी की पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तुम देख पा रहे हो कितने गजब क्वेश्चन है ये है ना ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन, तो ऐसे ही सोचना आएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल सकती हूँ कि भाई m मास वो मास था जो पूरी की पूरी इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मास ऑफ द कट डिस्क वो मास है जो ये वाली वॉल्यूम में आ रहा है। तो मेरे पास यहीं से आ जाएगा कि मास ऑफ द कट डिस्क इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल M/8। खत्म। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्फीयर है, पूरा का पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब जो सिस्टम बन रहा है रिमेनिंग और कट स्फीयर की वजह से, उसका मोमेंट ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है। सो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ मास है विच इज इक्वल टू मास ऑफ द कट डिस्क मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट डिस्क विच इज इक्वल टू r/2, it is going to be equal to mass of not disk, sphere, it is going to be equal to mass of the remaining sphere which is 7M/8 multiplied by the distance of the center of mass of the remaining sphere which is equal to xr, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। xr की वैल्यू आ गई r/14। इसका एक्सप्लेनेशन एक और बार सुन लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा हुआ है। किसका, एक सर्कुलर डिस्क का जो रोटेट कर रही है अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब जो एक्सिस है वो टेंजेंट में है और इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है। और दूसरा मेरे पास सर्कुलर रिंग है जो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मतलब एक डिस्क है एक रिंग है, दोनों एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए जो इस तरीके से टेंजेंशियल है, मतलब सरफेस इनके सर्कमफ्रेंस को कट करती हुई जा रही है और इन दी प्लेन लाई कर रही है, मतलब पैरेलल टू इट्स डायमीटर है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं डिस्क की बात करूं तो ये वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना mr² by 4। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही है
विच इज इक्वल टू ICOM प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ICOM है मेरे पास mr²/4, एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मास ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का ये वाली एक्सिस के अबाउट आ रहा है, इट इज इक्वल टू 5mr²/4। तो यहाँ से मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकती हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और फिर उसको लिख दो एज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो तुम लोग देख पा रहे हो रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर की वैल्यू आ गई √5/4 टाइम्स ऑफ आर। सेम चीज मैं रिंग के लिए करूंगी कि रिंग को अगर ऐसे घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ऐसे घुमाऊं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है प्लस द मास ऑफ द बॉडी, दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो मुझे 3mr²/2 दे देता है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं लिख दूं मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाता है √3/2 टाइम्स ऑफ आर। So now I can calculate the ratio of the radius of gyration. Option number D giving me the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है, दो इंसान है, एक है 55 kg के मास का, दूसरा है 65 kg के मास का। ये दोनों इंसान एक बोट के ऑपोजिट एंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ द बोट की वैल्यू 3 मीटर है और जो वेट ऑफ द बोट है उसकी वैल्यू 100 kg है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, मतलब आई कैन से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। अब यहाँ पर 55 kg का जो मास मैन था वो उठता है और 65 kg मैन के साइड में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, क्यों शिफ्ट करेगा। मेरे सिस्टम के अंदर बोट है, पहले वाला मैन है, दूसरे वाला मैन है। इस सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी सेंटर ऑफ मास की, तो मतलब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर था। अब अगर इस सिस्टम का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगाता भी है तो वो इंटरनल फोर्सेस है, उसकी वजह से टॉर्क नहीं आता, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं आता। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अभी सेंटर ऑफ मास किसका ले रही हूँ, पहले वाले मान का नहीं ले रही हूँ, दूसरे वाले मान का नहीं ले रही हूँ, बोट का नहीं ले रही हूँ, एक ऐसे सिस्टम का ले रही हूँ जिसके अंदर बोट है, पहले वाला मैन है और दूसरे वाला मैन है। तो इस सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगा, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी तो फाइनली भी 0 रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, वो जहां पर था वहीं पे रहेगा। तो शिफ्ट की वैल्यू आ गई 0। ऑप्शन नंबर सी गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। उसी तरीके से एक ये वाला क्वेश्चन भी है, मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं जो इनिशियली रेस्ट के ऊपर थे, मतलब अगर मानो मैं एक ऐसे सिस्टम को कंसिडर करूं जिसके अंदर पहले वाला पार्टिकल भी है और दूसरे वाला पार्टिकल भी है, तो दोनों रेस्ट के ऊपर थे, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 होगी एक ऐसे सिस्टम के लिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, वो एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करने लग जाते हैं ड्यू टू अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज बिटवीन देम, विच इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेज दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इंटरनल फोर्स हो गया ना, ये इंटरनल फोर्स है, यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मेरा सिस्टम पहले वाला मास या फिर दूसरे वाला मास नहीं है, मेरा सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर दोनों मासेस एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्सेज आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की 0 हो जाएगी, और वही मुझसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इट इज गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसा ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को आज की क्लास में करा चुकी हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक थिन सर्कुलर रिंग है, m के मास की, r के रेडियस की, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना आ गया, mr², ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, तो आई कैन से ना कि मेरे पास ये जो सिस्टम है इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल टू mr² ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है ना, चार मासेस आते हैं स्मॉल m के मास के और पेरिफेरी के ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो मतलब अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो फाइनल सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और 4 बार इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये एक नई एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना आया, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय नई एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, क्यों, क्योंकि मैं सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ अब मैं रिंग नहीं मान के चल रही हूँ,
इस सिस्टम के अंदर रिंग भी है और इस तरीके से ये छोटे छोटे 4 पार्टिकल्स भी हैं। पहले ये जो छोटे छोटे 4 पार्टिकल्स थे वो थे ही नहीं, वो रेस्ट के ऊपर थे, मैं ये मान सकती हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ रिंग की वजह से था। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था। लेकिन फाइनल केस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और अब ये फाइनल पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक नई एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे तो इक्वलाइज कर दो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को, ताकि ऑप्शन नंबर ए मुझे आंसर दे दे। तो देख पा रही हो न्यू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूट सा क्वेश्चन है कि मानो अगर एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है तो बताओ उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसकी क्या इक्वेशन होगी। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू, मानो मैं तुम्हें लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन दे दूं और फिर बाद में मैं फोर्स की इक्वेशन पूछूं, ये वैसा ही है। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन दे दी, सो टॉर्क इज द रेट एट विच द एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग। तो मुझे बस इस एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन को निकालना चाहती हूँ तो कर दो। और टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूंगी तो ऑब्वियसली बात है ओरिजिनल पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और न्यू पावर 1 से कम हो जाएगी। तो ओरिजिनल पावर 1/2 थी, न्यू पावर -1/2 हो गई, है ना। तो ये मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर -1/2, मतलब 2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 1/2, मतलब 2 डिवाइडेड बाई √t, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक व्हील है, वो इतनी स्पीड के साथ या फिर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसी क्लास में दूसरी बार मैं तुम्हें कन्वर्जन करा रही हूँ। 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियंस पर मिनट, मतलब 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो मैंने सबसे पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी गिवन थी पर मिनट में, मैंने वहां से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन मेरे पास ये गिवन है, मानो अगर मैं इस पर्टिकुलर व्हील को स्लो डाउन करती हूँ एक ऐसे एंगुलर डीएक्सेलरेशन से जिसकी वैल्यू है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ कितने रेवोल्यूशंस के बाद अल्टीमेटली ये जो हमारा व्हील है वो रेस्ट के ऊपर आ रहा है, ये मुझसे पूछा हुआ है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, मेरे पास ऑलरेडी एंगुलर डीएक्सेलरेशन है, तो मैं निकालूंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू, पहले बॉडी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फिर इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर एक्सेलरेशन इतना था तो बताओ बॉडी कितना चली है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास 40 पाई है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर ये जो डिक्रीज आया है एंगुलर वेलोसिटी में वो इतने एंगुलर डीएक्सेलरेशन की वजह से है, तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकती हूँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने जब निकाला तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, लेकिन मुझसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हुआ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा हुआ है। तो मैं बोलूंगी कि भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आता है ना। तो 40 पाई मल्टीप्लाइड बाय 40 पाई डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8 में कितने रेवोल्यूशंस आएंगे अगर मुझे वो निकालना है, तो यूनिटरी मेथड से आ गया 314। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मानो मैं फोर्स को लगाती हूँ एक बॉडी के ऊपर एट अ पॉइंट जो उसके सेंटर ऑफ मास से दूर है, तो क्या होगा। तो देखो, डज नॉट मैटर मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, मैं कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही हूँ, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन बिकॉज अब की बार मैंने फोर्स को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाया जो सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर मानो मैं फोर्स को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाती जो सेंटर ऑफ मास है, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होता, बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रही होती। लेकिन मैंने फोर्स को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाया जो सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसका मतलब अब की बार एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे। ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नन ऑफ द अबव है। ये इसका आंसर ऑप्शंस में नहीं गिवन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज आई। तो मैं अच्छे से जानती हूँ ये वाली वैल्यू मेरे पास mr²/4 है। तो मानो अगर मैं mr² को आई की टर्म्स में लिखना चाहूँ, देन आई कैन से इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई। मुझसे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर।
टेंजेंट मतलब उसकी सरफेस को कट करती हुई लाइन, जो डायमीटर के पैरेलल है, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। तो दोबारा से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट आई नॉन COM इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई COM प्लस एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आई कैन से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज इक्वल टू आई प्लस मास ऑफ द बॉडी, दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो आई plus 4 times of I gives me 5 times of I. So answer is 5 times of I. गला दर्द कर रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्हील का एंगुलर मोमेंटम 2L से लेके 5L तक जा रहा है 3 सेकंड में, मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है 3L का 3 के सेकंड में, मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज L का आया है 1 सेकंड में। तो वही पूछा हुआ है, बताओ कितना टॉर्क लगा है। तो एवरेज टॉर्क की वैल्यू अगर निकालनी है, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जिस भी टाइम इंटरवल में मुझसे ये पूछा हुआ है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी है, उस टाइम इंटरवल में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है डिवाइडेड बाय उस टाइम इंटरवल का टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम 3L से चेंज हुआ 3 के सेकंड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क की वैल्यू आ गई L। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, व्हील है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अब वो रोटेट कर रहा है। तो मानो अगर व्हील इनिशियली रेस्ट के ऊपर था तो वो कितने रेवोल्यूशंस बनाएगा पहले 10 सेकंड में, मतलब वो कितने रेवोल्यूशन से रोटेट करेगा पहले के 10 सेकंड में। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू बॉडी रेस्ट के ऊपर है। तो बताओ वो पहले 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस से मूव करेगी अगर मैं उसको एक ए का एक्सेलरेशन दे दूं। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सेम चीज को रोटेशनल काइनेमैटिक्स में लगा दो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मैं इतने का एंगुलर एक्सेलरेशन दे रही हूँ, तो 10 सेकंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है, टाइम की वैल्यू 10 गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, नहीं, तुमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो निकालो कि भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो कितने रेवोल्यूशन में 100 रेडियन होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 16 आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, दो मासेस हैं 2 kg और 4 kg के, एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करें 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड से ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बताओ इनके सेंटर ऑफ मास की कितने वेलोसिटी है। तो बच्चों देखो ना, सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी है, तो वो निकालने के लिए आई कैन कंसिडर द एंटायर सिस्टम। तो अभी अगर इस सिस्टम में एक पार्टिकल की वजह से मोमेंटम 40 है इस डायरेक्शन में, 40 है दूसरी डायरेक्शन में, तो इस सिस्टम का मोमेंटम ही नहीं है। इस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम है, लेकिन जब मैं उन सारे मोमेंटम को देख रही हूँ ना, तो वो सारे मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम का मास तो है, तो मोमेंटम क्यों नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, दो पार्टिकल्स हैं सेम मास के, पहले वाले की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे वाले की वेलोसिटी इतनी है। तो मैं अगर अज्यूम करूं कि दोनों का मास m है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल सकती हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आ गया जी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जो पहले वाला पार्टिकल है वो इतना एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और जो दूसरे वाला पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन शो ही नहीं कर रहा है। तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकती हूँ, विच इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। तो तुम जरा सा देखो, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, और सॉरी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या मैं बोल दूं कि जितने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है टी टाइम में, अगर उसकी वैल्यू x है, तो अब अगर मैं y डायरेक्शन को कंसिडर करती हूँ, तो y डायरेक्शन में भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये भी d डिस्टेंस में ये भी अगर t टाइम में कुछ d का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसकी वैल्यू भी x है। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना, कि टी टाइम में वो जितने डिस्टेंस को मूव कर रहा है एक्स की डायरेक्शन में, उतने ही डिस्टेंस को वो मूव कर रहा है वाई की डायरेक्शन में। तो मानो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर था, तो उसने मानो अगर एक्स का डिस्टेंस टी टाइम में ट्रैवल किया, तो उसने उतना ही डिस्टेंस एक्स का
y की डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया तो फिर वो यहाँ पर आ गया। फिर मानो अगर उसने दोबारा से x1 का डिस्टेंस ट्रैवल किया x की डायरेक्शन में, उसने x1 का डिस्टेंस ट्रैवल किया y की डायरेक्शन में भी, फिर वो यहाँ पर आ गया, तो कैसी लाइन में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक रॉड है जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट सेंटर इट इज इक्वल टू ml²/12। अब मानो अगर मैं सेंटर से रॉड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं सच दैट दोनों हिस्से एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर है, तो बताओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगल से क्या एसोसिएशन है? देखो, ये मेरे पास इस रॉड का सेंटर है, यहाँ पर आ गया आधा टुकड़ा, यहाँ पर आ गया आधा टुकड़ा। अब दोनों आधे टुकड़े में 180 डिग्री का एंगल हो, या फिर दोनों आधे टुकड़ों में 120 डिग्री का एंगल हो, या दोनों आधे टुकड़ों में 90 डिग्री का एंगल हो, या दोनों आधे टुकड़ों में 60 डिग्री का एंगल हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब इन दोनों आधे टुकड़ों की वजह से पहले कंट्रीब्यूशन ml²/12 था, बाद में भी ml²/12 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मानो तुम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो तो तुम लोग इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि ये मेरे पास एक टुकड़ा आ गया, मास आ गया इसका m/2, लेंथ आ गई l/2, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3। मास पुट कर दो m/2, लेंथ पुट कर दो l/2, तो यहाँ पर आ जाता है l²/4। तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/24, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/24, दोनों को ऐड करके फिर आ गया मेरे पास ml²/12। लेकिन इक्वेशन क्यों इस्तेमाल करें जब चीज़ें डायरेक्ट हो रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन है कैपिटल एम के मैन है मेरे पास कैपिटल एम के मास का, ठीक है जी? ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, अब इसका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? लेट मी चेंज द सिनेरियो। तो बेसिकली इसका मास m है, इस प्लैंक का मास m/3 है ना? इसका आंसर निकालते हैं। तो मेरे पास मैन का मास है m, वो एक प्लैंक के ऊपर मूव करता है जिसकी लेंथ की वैल्यू l है, ठीक है? तो मानो अगर जो मैन है एक एंड ऑफ द प्लैंक से दूसरे एंड ऑफ द प्लैंक तक जा रहा है, मास ऑफ द प्लैंक अगर इतना है तो बताओ जो प्लैंक है कितने डिस्टेंस से पीछे मूव करेगा? ये मुझसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोलूँगी कि भाई देखो, मेरे पास जो सिस्टम है ना तो मैन है प्लैंक है, मेरा वो सिस्टम है जिसके अंदर प्लैंक भी है और मैन भी है। तो इनिशियली मैन भी रेस्ट के ऊपर था और प्लैंक भी रेस्ट के ऊपर था, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी। अब अगर मैन प्लैंक के ऊपर मूव करता है, ठीक है, तो उसने प्लैंक के ऊपर फोर्स लगाया, प्लैंक ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसके अंदर मैन और प्लैंक है, ये सारे फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हो गए। तो आई कैन से कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की 0 ही रहेगी। तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि मानो अगर सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट कर रहा है ना, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इज नॉट शिफ्टिंग। तो अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर रहा है तो कंसेप्ट ये है कि जितना मोमेंट ऑफ मास मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट कर रही हूँ, उतना ही मोमेंट ऑफ मास मैं राइट हैंड साइड पे भी क्रिएट कर रही हूँ। तो राइट हैंड साइड पे मैन चला ना, राइट हैंड साइड पे m मास का मैन चला l के डिस्टेंस से, जिसकी वजह से प्लैंक पीछे गया x के डिस्टेंस से, वही डिस्टेंस मुझे निकालना है। लेकिन व्हाट्सोएवर राइट हैंड साइड में m का मास मूव किया l के डिस्टेंस से, तो उसने मोमेंट ऑफ मास क्रिएट किया राइट हैंड साइड पे ml। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे प्लैंक जा रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मैन भी तो प्लैंक के ऊपर है, तो मैन भी पीछे जा रहा है, तो जो टोटल मास पीछे जा रहा है इट इज मास ऑफ द मैन प्लस द मास ऑफ द प्लैंक। अब ये कितने डिस्टेंस से पीछे जा रहा है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास आया 4m/3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू ml। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 3l/4। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू आ गई 3l/4। दोबारा से सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस बैलेंस्ड होते हैं,
तो अभी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो मोमेंट ऑफ मासेस अब भी बैलेंस्ड है। मतलब अगर एक कंपोनेंट की वजह से मोमेंट ऑफ मास कुछ लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट हुआ है, उतना ही मोमेंट ऑफ मास दूसरे कंपोनेंट की वजह से राइट हैंड साइड पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैन मूव किया राइट हैंड साइड पे, तो उसने मोमेंट ऑफ मास ml का क्रिएट किया, तो प्लैंक पीछे मूव कर गया x के डिस्टेंस से, लेकिन इसके ऊपर मैन था तो मैन भी पीछे गया x के डिस्टेंस से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मास क्रिएट हुआ है वो है दोनों के मासेस की वजह से, क्योंकि दोनों का मास x के डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। So option number C gives you the correct option. And now coming to the last question. व्हील है 0.4 मीटर के रेडियस का, इस तरीके से फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब वो यहाँ से बहुत आराम से ऐसे घूम सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्ट की और यहाँ पर इस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर मैंने 4 kg के मास को हंग कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस व्हील को फोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ 40 न्यूटन का एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो घूमेगा ना। तो बस यही पूछा हुआ है कि अगर मानो जब वो घूमना शुरू करता है तो इतना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो पहले क्वेश्चन की वर्डिंग समझ लो। व्हील है 0.4 मीटर के रेडियस का, इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, मतलब वो ऐसे आराम से रोटेट कर सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे घुमाती हूँ तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे फोर्स लगाती हूँ तो वो ऐसे रोटेट करेगा। बाकी मैं ये बोल सकती हूँ कि ये फ्रीली इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को रैप किया इसके रिम के अक्रॉस, और उस स्ट्रिंग के ऊपर 0.4 kg के, उस स्ट्रिंग के ऊपर 4 kg के मास को हैंग कर दिया। मतलब मैं इसके रिंग के ऊपर फोर्स दे रही हूँ 40 न्यूटन का। तो देखो ना, 40 न्यूटन का फोर्स लगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क कितना क्रिएट हुआ, इतना। तो इस टॉर्क की वजह से अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया दोनों को इक्वलाइज करने से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए जी हमारी आज की क्लास के 31 क्वेश्चंस। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चंस है, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस की अपनी एक यूनिकनेस है एंड आई एम होपिंग तुम लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से हर एक चैप्टर को सबसे मज़ेदार क्वेश्चंस की हेल्प से कवर करने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, PYQs करने हैं, और मैं जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाती हूँ टेस्ट में उन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। उसके अलावा तुम्हें एक भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कम है, हमें नैरो डाउन करना है चीज़ों को, जो कि हम लोग करेंगे भी। सबसे ज़्यादा बढ़िया बात ये होगी अगर आप मेरे अल्फा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करो, जो क्लासेस मिस हुई है उनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। मैं तुम्हें कल मिलूंगी ग्रेविटेशन को पूरा खत्म करने के लिए, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, ऑल पॉसिबल कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस की हेल्प से, कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सायोनारा।